हेलो फ्रेंड्स। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद या बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो डेली क्लास लेकर आया है टॉप 100 क्वेश्चनों का सीरीज, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है, तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था। क्वेश्चन क्या है कि पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कौन सा था। तो दोस्तों, कौन सा था, इसका ऑप्शन आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा मदुरै। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, मदुरै। पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरै। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो दोस्तों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वो थी वैलेंटिना ट्रेस्कोवा। कौन थी, वैलेंटिना ट्रेस्कोवा। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना ट्रेस्कोवा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए, जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उन लोग एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी। तो निम्नलिखित ऑप्शनों में से हमारा नर्मदा नदी जो है वो सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि सुंदरबन मुख्यतः किस वन प्राणी के लिए संरक्षित है। क्वेश्चन क्या है, सुंदरबन। तो दोस्तों, सुंदरबन जो है वो किस वन प्राणी के लिए संरक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। किसके लिए, बाघ के लिए। सुंदरबन मुख्यतः बाघ वन प्राणी के लिए संरक्षित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि 2010 ईस्वी में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। यानी ये देखिए दोस्तों, अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या होगा, 2010 में एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ पर, चीन में। एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था चीन में। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए, बात है 2007 की, ठीक है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2007 का क्रिकेट विश्व कप विजेता देश कौन सा है। तो 2007 का क्रिकेट विश्व कप विजेता जो है कौन सा देश था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा देश होगा। तो 2007 का क्रिकेट विश्व कप विजेता जो थे दोस्तों, वो कौन से देश थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो 2007 में क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन है कि सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो इसका विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था, 1857 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बरसाती नदी है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बरसाती नदी है। दोस्तों, कौन सी बरसाती नदी है, तो ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है हमारी बरसाती नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 9 नंबर कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है। देखिए दोस्तों, भारत जो है वो किस गोलार्ध में पड़ता है। तो किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है वो किस मंडल में पाया जाता है। तो किस मंडल में पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में। सबसे अधिक ओजोन जो है कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों, कौन सा खनिज पाया जाता है, लौह खनिज। कौन सा, लौह खनिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। उड़ीसा में सबसे अधिक लौह खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पर है।
अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आंसर तो आपको भली भांति पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पेराम्बूर। क्या होगा? पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेराम्बूर में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और दोस्तों पेराम्बूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु यानी चेन्नई में। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारी जल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। अब आपको बताना है कि D2O परियोजना कहाँ स्थित है, यानी भारी जल परियोजना जो दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारी जल परियोजना? तो ये स्थित है तालचर में। कहाँ पर? तालचर में। और तालचर जो दोस्तों किस राज्य में, ये आपको कमेंट करके बताना है कि तालचर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो भारी जल परियोजना जो है कहाँ स्थित है? तालचर में। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तो दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्कल विश्वविद्यालय। कौन सा? उत्कल विश्वविद्यालय से। तो निम्नलिखित में यानी 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तो दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उत्कल विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। केला पैगोडा। क्वेश्चन क्या है? केला पैगोडा किस राज्य में है? काला पैगोडा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? काला पैगोडा किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो है किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। चलिए क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो हड़प्पा संस्कृति से। देखिए हड़प्पा संस्कृति का आधुनिक नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसका आधुनिक नाम है? तो हड़प्पा संस्कृति का। इसका ऑप्शन होगा ए। अब नेक्स्ट है 17 नंबर की, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं। तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं गोलकुंडा की। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन है कि गोलकुंडा जो है निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो गोलकुंडा बीजापुर में है। कहाँ पर? बीजापुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। गोलकुंडा कहाँ है? बीजापुर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की। अब नेक्स्ट है 20 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा 20 नंबर का, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल सही। इसका कहाँ पे मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन कहाँ है? तो यूएसए में। यूएस की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा ए। देखिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है कि दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन क्या है? दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर है। तो ये है दी हेग में। कहाँ पर? दी हेग में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर जो है निम्नलिखित में से क्या होगा। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो कौन सी है? तो आइनोस्फीयर। कौन सा? आइनोस्फीयर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? आइनोस्फीयर। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों अब आपको बताना कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर जो है क्या हो गया? बोरिस जॉनसन होगा। क्या होगा? बोरिस जॉनसन। तो अभी जो है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, जो कि इसमें अपडेट नहीं किया गया। तो हाल ही में ये चुने गए हैं। तो इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों 25 नंबर का आंसर भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है। तो अभी जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा?
एंटोनियो गुटेरेस। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन था? अब आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना नौसेना जहाज कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सबसे पुराना नौ जहाज कौन था? तो वो था विक्रांत। कौन सा? विक्रांत, जिन्हें हाल ही में बेचा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना नौसेना जहाज था विक्रांत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर जो क्या होगा 27 नंबर का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पृथ्वी। कौन सा मिसाइल? पृथ्वी मिसाइल एक ऐसा है जो कि जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि उगते हुए सूर्य का देश जो है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का, इसका आंसर होगा ए। उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? जल्दी से बताइए कौन थी? तो किरण बेदी। किरण बेदी जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। इसका सही आंसर होगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन क्या है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? बिल्कुल सही, कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कोलकाता में। अब नेक्स्ट है 31 नंबर कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा शतक कौन मारे हैं? तो सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 में। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? 1858 अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। कब खत्म किया गया? 1858 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं 33 नंबर कि दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन क्या है? दार्जिलिंग। तो दोस्तों दार्जिलिंग जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। दार्जिलिंग जो है भारत के किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? बिल्कुल सही, कहाँ पे होता है? असम में। कहाँ पर? असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। कहाँ पे होता है? असम में। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है 35 नंबर कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? लिंगराज मंदिर। तो दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो 35 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। और उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। अब बात करते हैं 36 नंबर की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ट्राम्बे में। कहाँ पर? ट्राम्बे में। तो दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में। इसका क्या होगा आंसर? ए जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ट्राम्बे नहीं, यहाँ पे मुंबई होगा। ये बहुत ही मिस्टेक हुआ है यहाँ पे टाइप करने में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे? अणुशक्ति नगर में। कहाँ पर है? अणुशक्ति नगर में। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो मुंबई के अणुशक्ति नगर में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए बात करते हैं 37 नंबर की। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? पुलेला गोपीचंद। तो दोस्तों पुलेला गोपीचंद जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए अब बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी गणना किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 39 नंबर। भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा है? क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
तो दोस्तों कौन सा बांध सबसे लंबा है निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। और दोस्तों हीराकुंड बांध जो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो ये है किस नदी पर? महानदी पर। किस पर? महानदी पर। और ये क्वेश्चन कम से कम 4 साल में 3 बार बिहार पुलिस में पूछा जा चुका आने वाला क्वेश्चन है। यानी 4 साल में 3 बार ये क्वेश्चन जो रिपीट किया गया हर एक सेशन में। यानी जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी सेम हुए हैं एग्जाम के, हर एक सेम में ये पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंद बांध। यानी तो क्वेश्चन रहता है हीराकुंद बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर है? महानदी पर। और महानदी किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो हीराकुंद परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच ओपन 2007 के विजेता कौन है? अब आपको बताना है कि फ्रेंच ओपन 2007 के विजेता जो है वो कौन है? तो दोस्तों इसके विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। अब 41 नंबर है कि निम्न में से लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से लौह इस्पात संयंत्र जो है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बिल्कुल सही। कहाँ पर है? राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला में। इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सा? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि रक्षा के क्षेत्र में यानी डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा सौर पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और इसका आंसर आपको कमेंट करना है जल्दी से कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों 44 का जो आंसर है वो क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट है 45 नंबर। भारतीय योजना आयोग क्या है? अब आपको बताना है कि भारतीय योजना आयोग जो है क्या है। तो दोस्तों भारतीय योजना आयोग जो है एक सलाह देने वाला निकाय है। क्या है? एक सलाह देने वाला निकाय है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। भारतीय योजना आयोग जो है एक सलाह देने वाला निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि लोकसभा के वर्तमान सभापति कौन है? क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के वर्तमान सभापति जो है कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर जो इसमें नहीं दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा के वर्तमान सभापति कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो है क्या है? लोकसभा के वर्तमान सभापति हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम बिरला। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 47 नंबर कि भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, कमेंट सॉरी ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि 1872 है, 1924, 1927 और 1936। तो भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो सबसे पहला रेडियो प्रसारण जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। तो भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1927 में। और दोस्तों कल से जो शाम 6 बजे जो है 6 बजे हमारा क्या होगा? लाइव जीके टेस्ट होगा। क्या होगा? लाइव जीके टेस्ट होगा जिसमें आप सभी को अटेंड करना है। और ये जो जीके टेस्ट होगा वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो कल से 6 बजे जो है क्या होगा? लाइव जीके टेस्ट होगा। चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है? तो झारखंड। कौन सा? झारखंड। तो झारखंड राज्य वो भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 49 नंबर की। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेघ यज्ञ किया था? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो दोस्तों किसने किया था अश्वमेघ यज्ञ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र ने। किसने? पुष्यमित्र ने। तो निम्नलिखित में से किसने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र ने। चलिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी अभी हम लोगों ने 3 बजे की क्लास में देखा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी AIML की स्थापना जो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा।
अब देखिए बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। संविधान का संशोधन कौन कर सकता है? क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन जो है वो निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो इसका संशोधन कौन करता है? संसद। कौन करता है? संसद। तो संविधान का संशोधन जो है वो कौन करता है? संसद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 52 नंबर कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है कि भारत में सबसे पहले जनगणना जो है कब की गई थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में पहले जनगणना जो है कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में कितने भूभाग वन से आच्छादित है? क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितने भूभाग वन से आच्छादित हैं? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत वन पर फैलाव है? तो 18.99% पर। 18.99% पर जो है भारत में वन का भूभाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 54 नंबर है कि भारत में PSLV-C8 PSLV-C8 द्वारा इटली के किस उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? अब आपको बताना है कि भारत ने PSLV-C8 द्वारा इटली के किस उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके द्वारा किया गया? तो एजेल के द्वारा। किसके द्वारा? एजेल के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 55 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है कि तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1761 में। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। जबकि प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1526 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और द्वितीय युद्ध हुआ था कब? 1556 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और किसका द्वितीय युद्ध? तो पानीपत का। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि तीसरा पानीपत युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था। तो आपको कमेंट करना है कि तीसरा पानीपत का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था, ये आपको क्या करना है? कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। देखिए अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन क्या है? ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड जो भानु अथैया को 1983 में दिया गया था। कितने में? 1983 ईस्वी में। तो 1983 ईस्वी में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। चलिए बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन क्या है? करो या मरो का नारा। तो दोस्तों बताइए करो या मरो का नारा जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने दिया था करो या मरो का नारा? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा करो या मरो का नारा जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चलिए बात करते हैं 58 नंबर की। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 58 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या होगा? तबला से। किससे? तबला से संबंधित है। कौन? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका आंसर होगा तबला। चलिए दोस्तों देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कि विंबलडन 2007 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? क्वेश्चन क्या है? विंबलडन 2007 का महिला एकल खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा वीनस विलियम्स ने। किसने? वीनस विलियम्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2014 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए इसमें थोड़ा कुछ एरर वगैरह है, तो उसे हम लोग सही करके चलेंगे कि शीतकालीन ओलंपिक 2014 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो दोस्तों कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अभी 61 नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 61 नंबर, और इस क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ के टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी।
तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से क्या करना है, आपको कमेंट करना और आंसर देना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से कमेंट कीजिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है? नील नदी। कौन सी? नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपने डेली क्लास का ज्योग्राफी का सेशन देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट ओपन करके बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, तो उसमें भूगोल का एक क्लास होगा और उस क्लास पे जो है थंबनेल लगा होगा किसी चीज का, तो सौर मंडल से संबंधित प्रश्न का, उसको आप करके जो है इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमें जो वो क्वेश्चन नहीं देखना है, अभी जो हमें यही सेशन इसी सेशन पे रहना है और हमें इसका आंसर बोलना है कि इसका आंसर क्या होगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और दोस्तों अगर आपने ग्रहों से संबंधित क्वेश्चनों का क्लास नहीं किया है तो उसका वीडियो जो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है सौरमंडल से संबंधित ग्रहों से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब 63 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है। और देखिए जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है। तो किस प्रदेश में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर था कि किस प्रदेश में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से टैंक रोधी मिसाइल कौन सी है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से टैंक रोधी मिसाइल। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से टैंक रोधी मिसाइल जो है कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? नाग। क्या है? नाग क्या है? मिसाइल का नाम है जो कि क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब बात करते हैं 65 नंबर की। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। और अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है सामान्य विज्ञान का। किसका है? सामान्य विज्ञान का। जैसे कि आप देख सकते हैं दिया गया है सामान्य विज्ञान। अब जो हम विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। और इस 66 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है 66 नंबर। भारत का प्रथम प्रायोगिक परमाणु भट्टी कौन सी है। क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम प्रायोगिक परमाणु भट्टी। तो बताइए कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी है? बिल्कुल सही। कौन सी है? अप्सरा। कौन सी है? अप्सरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 67 नंबर की। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा मिनिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर लिया। देखिए क्वेश्चन ये 67 नंबर कि ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। क्वेश्चन क्या है कि ओजोन की परत जो है वो निम्नलिखित में से किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो आप सभी को पता है कि ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से 50 से 60 किलोमीटर ऊपर रहता है। तो आपको पता है कि ओजोन की परत जो है किस रसायन से नष्ट हो रही है। तो दोस्तों किस रसायन से नष्ट हो रही है जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक है। किसके लिए? CFC से। किससे? CFC रसायन से जो है ओजोन परत नष्ट हो रही है। और दोस्तों CFC क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है और ये आपके लिए आज का होमवर्क रहा है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। चलिए बात करते हैं 68 नंबर की। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन क्या है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर। किस पर? दृष्टि पटल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर। अब नेक्स्ट है 69 नंबर। सूर्य मुख्यतः बना है किस गैस से। अब आपको पता है कि सूर्य जो है वो मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है। तो सूर्य किस गैस से बना है? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब नेक्स्ट है 70 नंबर कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। और दोस्तों विटामिन का क्लास आप लोगों के जल्दी आ रहा है टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ, जिसमें विटामिन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चनों को हम लोगों ने यानी हमने ऐड किया है। तो उससे जो हम लोग जल्दी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तब तक इसे हम सॉल्व कर लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चनों को कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए।
बिल्कुल सही, कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी जो जल में घुलनशील है। चलिए बात करते हैं 71 नंबर की। और देखिए ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए बहुत ही ईजी होगा कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? अब आपको बताना है कि टेलीविजन का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जे.एल. बेयर्ड। कौन थे? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए बात करते हैं 72 नंबर की कि निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो कौन काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कण। कौन सा? श्वेत रक्त कण। तो इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसका आंसर आप यूं ही दे सकते हैं देखते ही कि इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया। चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था और इसके खोजकर्ता भी यही है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता और अध्ययन जो किसने किया, दोनों सेम व्यक्ति हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम अध्ययन किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन की रेडियो के आविष्कारक कौन थे? अब दोस्तों जल्दी से आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए 74 का आंसर जो है क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप ही के लेवल का है कि रेडियो के आविष्कारक कौन थे। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। जी मार्कोनी। किसने? जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किसने दोस्तों? जी मार्कोनी ने। तो रेडियो के आविष्कारक कौन है? जी मार्कोनी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की। हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? अब आपको बताना है कि हेमोफीलिया का परिणाम क्या है। तो दोस्तों हेमोफीलिया का परिणाम जो है क्या है? तो हेमोफीलिया का परिणाम है रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना किसका कारण है? हेमोफीलिया का। हेमोफीलिया का। इसका सही आंसर होगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 76 नंबर। प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? प्राणियों की संरचना के बारे में। तो दोस्तों प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? तो किसमें अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में। किसमें? एनाटॉमी में। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों के संरचना के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर कि निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें ताप का संचरण जो है अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए विद्युत धारा का मात्रक जो है क्या होता है। तो 78 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? विद्युत धारा। धारा मतलब करेंट। जल्दी से बताइए करेंट का एसोइंट क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं आई से। क्या किसे डिनोट करते हैं? आई से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। और एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल। कौन सा? उत्प्लावन बल। तो पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 80 नंबर। क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? अब आपको कमेंट करना है कि परमाणु बम का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि परमाणु बम का आविष्कारक कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने। इसका सही आंसर होगा बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे? तो ऑटो हान। ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलिए बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन का कि निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन कौन जो है रक्त को साफ करके उसमें ऑक्सीजन को मिलाता है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यानी रक्त को कौन साफ करता है? हमारे बॉडी के अंदर रक्त को साफ करने वाला कौन सा अंग है? दोस्तों कौन सा अंग है? जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा है? गुर्दा। कौन सा? गुर्दा। तो इसका सही आंसर होगा सी जो है इसका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। तो देखिए, रक्त को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। तो निम्नलिखित में से कौन रक्त को साफ करता है, साफ करके ऑक्सीजन देता है? तो गुर्दा। कौन? गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। किडनी जो है वो रक्त को साफ करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आप सभी को पता होगा कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है। अब बताइए डीएनए का मूल मात्रक जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों क्या होता है? डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आपको बताना है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है। तो डीएनए का जो मूल मात्रक है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइडस। क्या है? न्यूक्लियोटाइडस। न्यूक्लियोटाइडस जो है वो डीएनए का मूल मात्रक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए डीएनए, डीएनए, डी देखिए डी से क्या होगा? यहाँ पे हम मान के चलिए टाइड्स करते हैं, ठीक है? ओटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 83 नंबर कि जीन से संबंधित खोज किसने किया था। क्वेश्चन क्या है कि जीन से संबंधित खोज किसने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? जीन से संबंधित खोज जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना है। और इसी इस खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसी इस खोज के लिए जो क्या दिया गया था? तो नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो जीन से संबंधित खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। तो इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब 84 नंबर है कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन जो है आंखों के लिए अच्छा है। तो जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप ही के लेवल का है कि कौन सा विटामिन जो है आंखों के लिए अच्छा है। तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो किसके लिए अच्छा है? आंखों के लिए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। रतौंधी नामक रोग जो किससे होता है? विटामिन ए से। किससे? विटामिन ए से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। तो क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा विटामिन जो है आंखों के लिए अच्छा है। तो विटामिन ए। विटामिन ए। अब नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, यानी 85 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो मछली। कौन सा? मछली। मछली जो है वो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है। अब आपको बताना है कि पीलिया रोग जो है वो मानव शरीर के किस अंग में संक्रमण होने के कारण होता है। तो किस अंग में संक्रमण होने के कारण पीलिया रोग होता है? तो यकृत में। किसमें? यकृत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। पीलिया नामक रोग जो है वो मानव के यकृत में संक्रमण होने के कारण होता है। तो यकृत में संक्रमण होने के कारण जो है कौन सा रोग होता है? पीलिया नामक रोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्रावित होता है। अब आपको पता है कि इंसुलिन जो है मानव शरीर में कहाँ से स्रावित होता है। तो आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन जो है दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है वो होता है अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? अग्नाशय से। बिल्कुल सही जवाब था लोगों का। इसका आंसर हो जाएगा बी। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, यानी 88वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक दहनशील गैस। तो आप सभी को पता ही होगा कि सबसे अधिक दहनशील गैस जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सबसे अधिक दहनशील गैस जो है वो कौन सी है? तो हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसका सही आंसर होगा। सबसे दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ए। अब है 89 नंबर क्वेश्चन कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 89 का? जल्दी से कमेंट करना है आप लोगों को कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। चलिए बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध सोना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो दोस्तों कितने कैरेट का होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है
और इसे जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। कितने? 24 कैरेट का। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन का। दूध का दही में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि दूध का दही में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है दूध में दही का परिवर्तन? तो दोस्तों दूध में दही का परिवर्तन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये परिवर्तन होता है जीवाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कि पेय सोडा रासायनिक रूप में होता है। पेय सोडा यानी जो जो हम लोग पीते हैं गर्मी के मौसम में हम लोग जो पीते हैं क्या? सोडा। यानी ये स्प्राइट हो गया, लिम्का हो गया, ये सब क्या एक सोडा है। तो सोडा रासायनिक रूप से क्या होता है? तो सोडा जो रासायनिक रूप से ये कैसे क्या होता है? तो यह एक क्षारीय लवण होता है। क्या होता है? क्षारीय लवण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय क्या होता है? विलयन होता है। ये लवण नहीं होता, क्षारीय विलयन होता है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वसा के पाचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? क्वेश्चन क्या है 93 नंबर की वसा के पाचन के फलस्वरूप जो है निम्नलिखित में से क्या बनते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वसा के पाचन के फलस्वरूप जो है वसा अम्ल बनता है। क्या बनता है? वसा अम्ल बनता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? क्वेश्चन क्या है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायता करता है? तो कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 95 नंबर की। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जा सकता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग में लाया जाता है? जल्दी से बताइए किसका उपयोग में किसी उपयोग में लाया जाता है? तो मीथेन का। किसका? मीथेन का उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? क्वेश्चन क्या है कि भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? कमेंट कीजिए कि भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रक्त अल्पता। कौन सी? रक्त अल्पता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 97 नंबर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अब आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहा का। इसका सही आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब 98 नंबर है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। अब आपको बताना है कि सौर ऊर्जा का स्रोत जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला। काला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बताइए किसका बना होता है? बिल्कुल सही। किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन था और हम लोगों ने 100 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही सही दे पाए। और दोस्तों कल से 6 बजे जो है हमारा क्या होगा? रोज टेस्ट होगा। ठीक है, कल शाम 6 बजे से इसी टाइम पे क्या होगा? रोज टेस्ट होगा जनरल अवेयरनेस का। तो दोस्तों इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? तो कल 9 बजे। और उसके बाद कल जो हमारा क्लास होगा वो 12:30 बजे होगा क्योंकि कल हमारा मॉक टेस्ट नहीं है। और जिस दिन हमारा मॉक टेस्ट रहता है उस दिन हमारा क्लास 11 बजे होता है, राइट। उसके बाद हम 3 बजे क्या करते हैं? बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस करते हैं। तो कल सुबह 9 बजे, 12:30 बजे और 3 बजे क्लास करना अटेंड करना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? तो कल। कल कितने बजे? सुबह 9 बजे।